हेलो, आज स्टार्ट करेंगे हम चेन प्रॉब्लम, है ना। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे चेन प्रॉब्लम। तो चेन प्रॉब्लम से पहले हम कुछ और समझते हैं, तो आप पॉइंट नोट करिए। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे एक बात समझते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? m मतलब पार्टिकल का मास इंटू जी इंटू एच। एच कहाँ से? हम सरफेस से ले लेते हैं, जैसे रेफरेंस लाइन से बोलना चाहिए, पर ठीक है। ऐसे एक रॉड रखी हुई है, इसका मास m एंड लेंथ l है, ठीक। तो हमने क्या किया, अब इसके ऐसे तो नहीं लिख सकते कि इस पार्टिकल एक ये रॉड कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, हर पार्टिकल की ग्राउंड से हाइट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, और ग्राउंड से हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें क्या लिखना है? mgs। तो हमने ऐसे के लिए क्या किया, हम y पे गए और dy लेंथ का एक एलिमेंट कट किया। इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du लिखी, तो क्या लिखेंगे? du बोलो। इस छोटे से एलिमेंट का मास, छोटे से एलिमेंट का मास क्या आएगा? एलिमेंट का मास आएगा m/l इंटू dy, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy, ठीक है। ओके, अब mg हाइट, हाइट कितनी है? y। टोटल पोटेंशियल एनर्जी की क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? u इज इक्वल टू आ गया m, कहाँ से कहाँ तक लिमिट? 0 से लेके l तक, तो m/l g y²/2। तो u कितना हो जाएगा? mg/l/2। तो हमने एक बात सीख ली थी इससे, याद है कुछ, कि अगर ऐसे सिस्टम जिनके सेंटर ऑफ मास हमें पता है, उस पर्टिकुलर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक सिंपल तरीका था, पूरी बॉडी का मास, ठीक है, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर एक चेन ऐसे रखी हुई है सेमी सर्कल के फॉर्म में, ये, अब अगर मैं आपसे इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, तो एक बात आपको समझ आ रही होगी कि बेसिकली हर एक एलिमेंट ग्राउंड से अलग अलग हाइट पर है। ये एलिमेंट अलग हाइट पर है, ये एलिमेंट अलग हाइट पर है, ये एलिमेंट अलग हाइट पर है, सारे। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, रिंग में एलिमेंट लेंगे, तरीके बोलो, थीटा पे जाके डी थीटा का हमने क्या ले लिया? एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट के लिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? डी यू इज इक्वल टू बोलो डी एम। डी एम कितना? m/πr, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। बहुत बढ़िया, इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू हाइट। अब सोचो अगर ये आर है, तो ये हाइट कितनी है? ये हाइट है आर साइन थीटा, क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा इंटीग्रेटेड कहाँ से मतलब 0 से लेकर पाई तक। पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा? 0। लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा? पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, u इज इक्वल टू m, इस r से इस r को मार डालो, m/पाई rg, ये वाला rg। साइन का इंटीग्रेशन कई लोगों को तो अभी इसी बात में कंफ्यूजन है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या होता है बोलो? माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m g
आर बाई पाई, और ध्यान से देखिए यहाँ लिमिट रखना, क्या रखेंगे माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। कोई परेशानी? कॉस पाई का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया mg 2r/पाई। याद करो सेंटर ऑफ मास बताया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग इज 2r/पाई। क्लियर है? तो समझ आई बात? स्क्रीन स्टॉप करो, चाहो तो नोट कर लो, वैसे नोट्स में है आपके लिए, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चेन के क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आते आएंगे आंसर, है ना? ऐसा समझिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। ऐसे बोल दिया कि ये L/3 वाला पार्ट आउटसाइड द टेबल है, और टेबल के ऊपर जो पार्ट है वो है 2L/3। ठीक है? अरे क्यों दूं? ये पार्ट है आपका x, तो लॉजिकल बात है ये कितना हो जाएगा L-x। यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। तो आप पहला पॉइंट नोट करो इसका, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन which can be held outside the table, ठीक है? तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी इसमें कि जो पार्ट इधर है उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा है, जिसकी वजह से पूरे पार्ट को नीचे लेके आ रहा है। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये चेन इसका साथ छोड़ के आगे जाना चाहेगी, फ्रिक्शन क्या है वही मैं नहीं जाने दे रहा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इनटू नॉर्मल। बट नॉर्मल कितने वेट की वजह से, मैं कई बार समझा चुका हूं आपको कि नॉर्मल पूरे वेट की वजह से आएगा क्या? नहीं। अरे वेट से क्या मतलब है, जैसे एक स्ट्रिंग से लेके मैं लटक गया, अब मैं जितना फोर्स इस फ्लोर पे लगाऊंगा वही नॉर्मल है मेरा पूरा वेट अगर मैं फ्लोर पर ट्रांसफर नहीं कर रहा तो मुझ पर अपनी वेट के इक्वल नॉर्मल भी नहीं लगेगा। तो इस टाइम पर नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोच के देखो, m/L मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द टेबल। ठीक है? म्यू इनटू नॉर्मल वैल्यू इनटू g, ये क्या हो गया म्यू इनटू नॉर्मल। ठीक, इस पर पुलिंग फोर्स कितना है? पुलिंग फोर्स है m/L इनटू x, इतने से पार्ट का मास जो टेबल के बाहर लटका हुआ है, इनटू g। सिंपल, m/L g और g निपट लिए, तो म्यू l माइनस म्यू x इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू हो गया म्यू l अपॉन म्यू प्लस 1। क्लियर है? कोई परेशानी? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अपना हो गया ये वाला पॉइंट। ये तो L माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? L माइनस म्यू L अपॉन म्यू प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, म्यू L प्लस L। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, सिर्फ L ना। ठीक, सेकंड पार्ट नोट करो। इफ वी प्रोवाइड अ स्लाइट जर्क
then find out the work done by the friction, then find out the work done by the friction when chain become vertical। ठीक है, ओके। अब इस पार्ट में देखो, बी पार्ट इसका। एक बात सोचो कि हर एक एलिमेंट इस टेबल से बाहर गिरने से पहले तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अलग अलग? हाँ, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हमने क्या सोचा, हमने कहा एक काम करते हैं, x पर जाके एक dx एलिमेंट को देखते हैं। अब एक बात समझो आप, ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है, इस पर फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा? तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा म्यू इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच विल एक्ट एट दिस एलिमेंट हुज लेंथ इज dx। ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। ये वाला एलिमेंट इस टेबल के बाहर गिरने से पहले चलेगा कितना? x। देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? क्या मल्टीप्लाई बाय x विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा दिया? सोच के देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इधर। क्या नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए लिमिट लगा दो 0 से लेके L अपॉन म्यू प्लस 1, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? माइनस म्यू एम जी एल इंटू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन टू म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी एल अपॉन टू म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी? देखो अच्छे से, ठीक है यहाँ तक? ओके, स्क्रीन स्टॉप करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि अपनी जो चेन है, ऐसे, तो आपसे बोला कि ये वाला पार्ट है L/3। ठीक है, देखना ध्यान से, ये बहुत आते हैं, नीट में बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और ये है लेंथ, जाहिर सी बात है 2L/3। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक फोर्स लगाता हूँ चेन पर, और मैं क्या चाहता हूँ कि जो टेबल के आउटसाइड वाला पार्ट है ना, इस टेबल के ऊपर आ जाए। और सारी प्रोसेस कैसे? बहुत ही फोर्स कैसे लगाऊं? स्लोली स्लोली। ठीक है, ओके। तो फोर्स लगाया मैं स्लोली स्लोली। स्लोली क्यों? जैसे कि कोई भी, मैंने जो फोर्स लगाया उससे कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना। बहुत बढ़िया। तो अब फोर्स पता करना है सबसे पहले, तो कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ध्यान से, तो आप क्वेश्चन कर लो, फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं है, फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द फोर्स so that the part which is held outside the table
so that the part which is held outside the table can put back at the table. ठीक है, ओके। अब कैसे करें इसको, ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। हमने क्या किया, हमने कहा देखो यहां से x पे जाओ, अब तो रट गया होगा यार ये, और dx छोटे से एलिमेंट को ऊपर उठाने में, इस टेबल के ऊपर लाने में, इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल पार्ट के ऊपर लाने में, ध्यान समझना, ये जो एलिमेंट कट किया मैंने dx लेंथ का, इस एलिमेंट को टेबल के वापस ऊपर लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, सोच रहे हो? हाँ, तो मैंने कहा देखो कैसे, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, इतने से एलिमेंट पे सोचो, क्या इतने से एलिमेंट का मास, जब इस पे ग्रेविटी इतना फोर्स लगा रही है और मुझे इसको स्लोली ऊपर लेके जाना है, तो क्या मुझे भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर? बहुत बढ़िया। बाकी ये टेबल पर, ये वाला एलिमेंट को टेबल के इस वाले पोर्शन पर रखने के लिए मुझे सिर्फ कितना लेंथ ट्रेवल कराना है, x, सॉरी यहाँ पर dx आएगा ना यार, गर्मी का इफेक्ट है। इस एलिमेंट का मास क्या होगा, m/l इंटू dx इंटू g, और डिस्प्लेसमेंट कितना, x। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। किस बात में स्मॉल वर्क डन, जिससे कि ये वाला पार्ट टेबल के इस वाले पोर्शन पर रखा जा सके। क्लियर? तो नेट वर्क कैलकुलेट करने के लिए करोगे, डिवाइड कर दो, कहां से कहां तक, 0 से l/3, क्योंकि पूरा पार्ट l/3 था, बस लो आ गया। कौन सा रॉकेट साइंस इसमें, क्या लिख देंगे, m/l g x²/2, तो 1/2 लिख देता हूँ, x² पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, l²/9। इससे निपट लिया, तो आंसर क्या है, mgl/18। सिंपल। क्लियर? कोई परेशानी, कंफर्म, नोट कर लो इसको। अच्छा, कई बार क्या, कई लोग शॉर्ट ट्रिक बनवा देते हैं इनकी, कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक है, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बनवाऊंगा यार, है ना, मैं बताता हूँ क्या टाइम पास होता है। चलिए ये नोट कर लिया आपने, आप समझे इस बात। मान लो कि मैं बोल देता, लोग रट लो इसकी, ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, लोग मैं भी समझा देता हूँ। मैं आपसे बोल दूँ कि l/3 नहीं, जो पूरा पोर्शन बाहर था टेबल के आउटसाइड, उतना l/n था। 1/n पार्ट इज हेल्ड आउटसाइड द टेबल। तो एक बात सोचो, आप कैलकुलेट तो कैसे करते थे, लिखते क्या है, m/l इंटू dx इंटू g इंटू x। अरे लिमिट में चेंज आ जाता भाई, सिर्फ क्या आता, l/n, तो बर्डन क्या हो जाता, mgl l²/n²2, इससे कैंसिल आउट हो जाता, तो बर्डन क्या हो जाती है, mgl/2n²। अब बोल देंगे ये शॉर्ट ट्रिक है, लर्न कर लो, तो जिन गधेड़ों को याद करनी कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो जल्दी आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं इसका एक और मेथड आपको ही समझा दूंगा। जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना रहा होगा, सोचो, 3 रखे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, आंसर क्या था, mgl/18। क्लियर? चाहे अंदर बाउंसर तो नहीं पड़ रहा है। ओके, इसका एक और मेथड कराऊं, एक और मेथड समझा देता हूं। देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वर्क डन कर कौन रहा है, यहाँ पर वर्क डन कर रहा है ग्रेविटी, वर्क डन कर रहा है फोर्स। अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल का फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 90, तो उसका बर्डन क्या, 0। तो उसे कंसीडर करने के लिए इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तो 0 ही है,
ऐसा क्यों? क्योंकि पहले भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और मैंने स्लोली इसलिए तो लिखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या है? 0। तो वर्क डन बाय फोर्स इज नथिंग बट माइनस टाइम ऑफ ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसा होता था, याद करो, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा ई। याद आया कुछ? ठीक है यहाँ तो ये प्लस डेल्टा यू हो गया, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय फोर्स। अब ध्यान से फाइनली ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने आपको पहले भी समझाया था, रेफरेंस लाइन कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करता है, बट हम ऐसे रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करते हैं जहां से सारी चीजों की पोटेंशियल एनर्जी को लिखना मेरे लिए आसान हो। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या चाहेंगे कि कैलकुलेशन इजी हो ना, तो रेफरेंस, पहली बात रेफरेंस लाइन कहां से सिलेक्ट करनी है? कहीं से भी। बट हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे सारी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से ही लिखनी है, तो मैं ऐसी जगह सिलेक्ट करूं जहां से सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना मेरे लिए इजी हो। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी लेंगे तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलो अब सोचो, अगर मैंने इसको रेफरेंस लाइन ले लिया तो लॉजिकली सोचो, जब फाइनली ये पूरी की पूरी चेन इस टेबल के ऊपर आ जाएगी तो इसी रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग होगी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 माइनस इनिशियल। अब ध्यान समझना, इतने से पार्ट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो 0 है या नहीं है? और इतने से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कुछ है? हाँ, लेकिन प्लस की माइनस की? माइनस है, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे। समझ आ रहा है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी पार्टिकल का मास, रॉड के केस में क्या होती है? सोचो, रॉड का मास इंटू जी इंटू उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो लॉजिकली सोचो, इतने से पार्ट का मास क्या होगा? पूरी L लेंथ के चेन का मास था m, तो 1/n पार्ट का मास क्या होगा? लॉजिक लगाओ, m/n। समझ आ रहा है? टोटल मास कितना? m। कितनी लेंथ का? L लेंथ का, तो उसके 1/n पार्ट का मास कितना? m/n। तो इतने से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? लिखी जाएगी m/n इंटू जी इंटू इतने से पार्ट का सेंटर ऑफ मास। L लेंथ की होती थी चेन, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है L/2 पर। अभी चेन का लेंथ क्या है? L/n, तो इसका सेंटर ऑफ मास इतनी लेंथ के आधे पर, हाफ पर, तुम लिखेंगे L/2n। तो देखो, और माइनस, ये तो माइनस यहाँ का था ना, इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाले पोटेंशियल लिख रहे हो तो क्या प्लस कर दूं? तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आ गया? mgL/2n²। खेल है, कैसे भी खेल लो मेरे लिए। तो ये दूसरा मेथड हो, दूसरा तीसरा जो भी लिखना, शॉर्ट ट्रिक समझ आई, मेथड क्लियर है अपने को पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अब ये खुद से करना है, ठीक है? लॉजिक लगाता है, जो देखते हैं कर पाते हैं, कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट नीट में इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये L/3 ले लो, ये 2L/3 ले लो। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं यही लेंथ क्यों ले रहा है, कुछ भी ले लो कैलकुलेशन। मैं आपसे बोलूँ, अच्छा सोचो, अभी फ्रिक्शन नहीं है और ये चेन ऐसे रुकी हुई, मैंने यहाँ पर इसको पकड़ के रखा हुआ, छोड़ दो तो क्या होगा? भाई लॉजिकल है, नीचे आएगी, फ्रिक्शन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो ये चेन नीचे आएगी। अब सोचो, जब ये चेन बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, मतलब ये वाला पोर्शन भी यहाँ, लास्ट पॉइंट यहाँ आएगा, तो उस टाइम पर क्या इस चेन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी? हाँ, तो आप क्वेश्चन नोट करो, स्टार मार्क कर लेना, आते हैं, कुछ भी नहीं, अभी अपन कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ L/n भी कर सकते हो यार,
है ना, n अगर करना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में n की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चेन, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन चेन बिकम कंप्लीटली वर्टिकल, ठीक है। क्या इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, हाँ है। अच्छा, यहां से पोटेंशियल एनर्जी लेके दिखाऊं, दोनों से करा देता हूं। चलो, कुछ लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में तकलीफ थी, तो इसको अच्छे से देखना, पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो जानी चाहिए। रेफरेंस लाइन में आप कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोगों का रेफरेंस लाइन में कंफ्यूजन है, क्लियर कर लें इस बार। मैं दोनों से करा देता हूं आपको, ठीक है। देखो, अभी मैंने रेफरेंस लाइन सपोज ये ली, तो एक बात समझ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इतने से पार्ट की तो 0 है, और इतने से पार्ट की तो है कितनी, क्या नेगेटिव की होगी तो लिखेंगे माइनस m/3, m/3 क्यों, l/3 पार्ट बाहर लटका हुआ है तो, और l/n होता तो m/n आता है ना। पोटेंशियल एनर्जी mg इतने से पार्ट का सेंटर ऑफ मास मतलब l/6, सिंपल है ना। ओके, इट विल बी इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। जब पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी तो सोचो क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव की होगी, रेफरेंस लाइन के नीचे है तो माइनस तो आएगा, लेकिन पूरी चेन हो चुकी है, हाँ, तो mgl/2, सिंपल, ठीक है। अच्छा सोचिए l/3 ना होके l/n पार्ट होता, कितना पार्ट, l/n, तो l/n पार्ट होता, तो पहले ये कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m मार दूं पहले सब जगह से, m मार दिया, और कुछ मर रहा है नहीं, 1/2 भी मर रहा है, तो 2 2 ये 3, तो इधर बचा -gl/9, और इधर कितना है, सिर्फ gl, इस gl को इधर ले आओ, तो gl, और इधर क्या बचा, v², तो अंडर रूट ले लो, तो v का वैल्यू क्या आ गया, 8gl/9 मीटर पर सेकेंड, आंसर। कौन सी बड़ी बात है इसमें, क्लियर है, जा रहा है दिमाग में, पक्का, ओके। अच्छा मान, नोट, स्क्रीन स्टॉप करो, नोट करते जाएगा, टाइम नहीं है, ठीक है। अब सोचो अगर इसका n पार्ट ऐसे आ जाए, बिल्कुल इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना लो सर, अभी कितने फॉर्मूले रटेंगे ऐसे, फिजिक्स रटने से नहीं आएगा। मान लो n पार्ट बाहर लटका होता तो क्या होता है यहाँ पर, कि m/n आता, ठीक है। यहाँ क्या आता, सोच रहे, हाँ, l/2m, ये 2 अभी मर जाता, तो यहाँ पर क्या होता है, gl/n², बाकी कोई चेंजेस नहीं होते। तो शॉर्ट ट्रिक अब कई गधेड़े रट लेते हैं, बुक से पढ़ेंगे, रट लेंगे, रटो, gl1 - 1/n², शॉर्ट ट्रिक, तू भी रट ले जिसे रटना है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक किसी काम की, मतलब ठीक है आपको रटना, आप रट सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट ऐसे क्यों करें, लाइन 2 लाइन में कर लेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रेफरेंस लाइन चेंज करा के मैं दिखाता हूँ, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट कॉमन सेंस सही होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आप सामने नहीं, मैं आपसे पूछ के ही रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करता हूँ हर बार, आज भी करता, लेकिन ठीक है अपने मन से करते हैं। आप रेफरेंस लाइन इस बार यहां से ले लो, ये है मेरी रेफरेंस लाइन। सोचो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, अब मिल कर आते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी
हर एक पार्ट की अलग अलग। सोच ध्यान ध्यान, इतने से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी, इतने से पार्ट का पहले मास। अच्छा रेफरेंस लाइन के ऊपर तो प्लस की आनी है, तो प्लस आ गई। इतने से पार्ट का मास, सोचो क्या होगा, लेंथ कितनी है 2l/3, मतलब 2/3 ऑफ कंप्लीट लेंथ, 2/3 ऑफ कंप्लीट लेंथ। तो मास भी क्या होगा 2/3 ऑफ कंप्लीट मास। ठीक है, तो यहां पर मास कितना आ जाएगा इस वाले एलिमेंट का, सोच के बोलो जय माता की। अरे रामलालो, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा m/l, तो हम क्या करेंगे, इतनी से लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2l/3, तो मास क्या हो गया 2m/3। कई लोग बोल रहे हैं अब समझ आया ये क्या 2m/3 हो जाएगा यार, है ना टाइम पास, 2m/3। तो हम क्या रखेंगे, इतने से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान समझ, 2m/3 mg हाइट, इतने एलिमेंट की, इसमें जितने भी एलिमेंट है हर एक की यहाँ से हाइट क्या है, ये तो l/3 ही है, सब देखते। तो हर एक की अगर हाइट l/3 है तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे mg × l/3। ठीक है, हाँ अब इसकी बात करते हैं। इसमें l/3 हाइट का आधा मत कर देना, इसमें तो हर एलिमेंट सेम हाइट पर है ना, देखो तो टोटल पोटेंशियल कितनी होगी, हर एक एलिमेंट का मास, टोटल मास इंटू जी इंटू ये हाइट, तो ये हाइट पोटेंशियल। इस चेन के इस पोर्शन के हर एलिमेंट का मास का हाइट सेम अलग अलग, तो फिर इसमें सेंटर ऑफ मास वाली तो इसमें लगाएंगे सेंटर ऑफ मास वाली प्लेट, है ना। तो लेकिन रेफरेंस लाइन के ऊपर है, और अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो लॉजिकली सोचो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान समझना, m/3 × g × l/6, l/3 का आधा, हाफ। क्लियर। अब फाइनल एनर्जी, ये तो इनिशियल एनर्जी होगी, फाइनल को देखते हैं। जब पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, पूरी चेन वर्टिकल होगी, तो इस लाइन के ऊपर कितना पार्ट बचा होगा l/3, और नीचे कितना पार्ट चला गया होगा 2l/3, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ mv²। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, जो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और जो नीचे होगा उसकी नेगेटिव। ऊपर वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, क्या ऊपर l/3 लेंथ का पार्ट है जिसका मास m/3 है, तो लिखोगे m/3 × g × l/3 का हाफ, दैट इज l/6। और जो पार्ट नीचे है उसका मास कितना है 2/3, तो क्या रखेंगे, और नीचे है तो यहाँ पर क्या आएगा -2m/3 × g, और इतनी लेंथ का 2/3 लेंथ का आधा 2l/6। सिंप्लीफाई करो, आंसर सेम आता हुआ नजर आएगा। इससे देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, m सब जगह से मार दो, पहले m मर गया, ये कितना बचा 2gl/9, ये कितना बचा, इधर बुला लो, प्लस का हो गया 4gl/18 = v²/2। 18 एलसीएम लिया तो ऊपर कितना हो गया 4 और ये 4, 8gl = v²/2, 2 ने इसको 9 टाइम मार दिया, तो v = क्या हो गया √8gl/। क्लियर है, कैसे भी खेल लो, खेले अपने लिए तो ठीक है, रटना नहीं है उसको, समझ लो। तो आई होप कि आपको चेन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉम्ब के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बॉम्ब फूट जाते थे हवा में, हमने रखे 3 पार्ट में एक्सपर्ट गया, ये 2 पार्ट इधर गए तो तीसरा किधर गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और जंपिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।